फॉर कन्वोकेशन आरबीआई गवर्नर आता है एंड ही विल गिव द डिग्री। वो उसके बाद ना एमबीए में उस तरीके से दोस्त मिलेंगे ना जॉब में मिलेंगे। तो टू टेक फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स की इफ दे आर स्पेंडिंग 3 आवर्स और 6 आवर्स विद देम, वो मार खा चुका है। उसके बाद एक एमबीए एक ऐसा ऑप्शन था कि ठीक है यहाँ पे जाके। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको मेरे ऐसे दोस्त से मिलाने वाला हूँ जो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में एज ए डिप्यूटी मैनेजर वर्क कर रहे हैं। इनकी लाइफ की जर्नी बड़ी खास है क्योंकि इन्होंने लाइफ में अपने अप्स एंड डाउन्स, नहीं मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ, इन्होंने पहले अपने लाइफ में पूरे डाउन ही देखे, उसके बाद आज वो एक स्टेबल पोजीशन पे, या मैं बोल सकता हूँ आज वो एक अप पोजीशन पे। तो चलो हम मिलते हैं उनसे, उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी स्टोरी देखते हैं। हेलो आकाश, कैसे हो आप? हाय अभिषेक, आई एम गुड मैन। कूल, तो स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बता दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, एंड अभी आप कहाँ पे हो? सो आई एम बेसिकली फ्रॉम नागपुर ओनली, फैमिली भी वहीं पे रहती है। एंड करंटली फॉर माय जॉब करंटली आई मीन मुंबई। नाइस। तो मैं ऐसा समझ लूँ कि आपका जो एजुकेशन वगैरह लाइक स्कूलिंग, उसके बाद ग्रेजुएशन, ये सभी नागपुर से ही हुआ है? हाँ, सो मेरा 10th 12th और ग्रेजुएशन वो नागपुर से हुआ है। बट फॉर माय एमबीए आई वेंट फॉर पुणे। ओके। तो ये जो आपकी करियर जर्नी रहे, राइट नाउ आप एक डिप्यूटी मैनेजर है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में, फ्रॉम 10th। तो ये करियर जर्नी कैसी रही है आपकी? ओके, सो एज फार एज करियर जर्नी इज कंसर्न, सो 10th में डिसेंट मार्क्स थे, अबव एवरेज बोल सकते हैं, 80-85% है आई हैव स्कोर्ड इन 10th एग्जामिनेशन। उसके बाद 10th में बायो बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन था कि बायो को ड्रॉप करना, पीसीएम सेलेक्ट करना। सो 11th 12th I've completed from Guru Nanak College. After that, I was preparing for ND examination, but unfortunately, I didn't clear that examination. लेकिन simultaneously JEE की एग्जाम दिया था। उसके बाद ऑप्शंस जो बाकी के साथ बचते कि वेदर गो फॉर बीबीए, बीसीए, बीकॉम और इंजीनियरिंग। तो जनरली अपन नागपुर से यार, तो वो डिसीजन एक ये होता है कि अगर बीबीए बीसीए किए तो समाज में बहुत ज्यादा इज्जत नहीं मिलती है, लोग थोड़ा अलग निगाह से देखने लगते हैं। तो एक ये रीजन था कि आई चूज फॉर इंजीनियरिंग, और ऑलरेडी घर पे इंजीनियरिंग वाला थोड़ा माहौल था बिकॉज माय सिस्टर इज ऑलरेडी इंजीनियर। तो एक डिसीजन ये भी हो सकता है इंजीनियरिंग चूज करने का। सो आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम सेंट विंसेंट पॉलिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. After that, during my engineering days only, I was a part of number 2 Maharashtra NCCR Cotton. So I've received C certificate for the same. मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट में उतना ध्यान नहीं दिया उस वक्त, बिकॉज अगेन दिस फॉर द सेम रीजन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एसएसबी एंड माय डिफेंस एग्जामिनेशन. After engineering, I joined a company called FacePrep. So I've trained near about 25,000 students across India. So when I'm saying that, I've trained this many students across India. Some of the universities like Parul University, I've taken classes in VIT Vellore, VIT Bhopal, college in Mumbai, colleges in Amravati, Nashik, um, Orissa, Karnataka. So long list of 30 odd colleges. After 2 years of training in these colleges, एक ऐसा पॉइंट आया कि जहाँ पे लगा कि शायद अब इसमें एक स्टेबल ग्रोथ या कुछ साल बाद जो मैं खुद को देख रहा हूँ ये शायद नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैंने वो ट्रेनिंग करियर को फुल स्टॉप बोल सकते हैं वहां पे कि इसको कंटिन्यू नहीं करना है। एंड जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन वो मोमेंट पे था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एसएसबी अटेम्प्ट्स, मतलब एज भी जा रही थी और एसएसबी अटेम्प्ट्स भी लगभग खत्म हो चुके थे। तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन मेरे पास था, मैं ऑलरेडी ट्रेनर था, तो एमबीए एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए था मेरे लिए। सो आई चोज दैट डिसीजन फॉर एमबीए and I cleared that examination and I went for National Institute of Bank Management Pune for my MBA. And after 2 years of MBA, currently I got a job in State Bank of Mauritius as a deputy manager in operations department. नाइस नाइस। मतलब मुझे आपके लाइफ जर्नी में, करियर जर्नी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट लग रहा है। लाइक आपने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग पूरा रिलेटेड है टेक्निकल थिंग से, एंड आफ्टर दैट आपने कोई भी आईटी वगैरह कुछ चूज नहीं किया, देन यू वेंट फॉर, आप एक ऐसे ट्रेनर बन गए, या आई कैन से मेंटोर।
और मेंटोर बनने के बाद, जैसे मेंटोर आप मैं पूछ सकता हूँ कि आप क्या, कौन से सब्जेक्ट में आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे? ठीक है, सो आई वाज एसोसिएटेड विद अ कंपनी कॉल्ड फेस प्रेप। बेसिकली ये कंपनी का ये काम होता है, जैसे कॉलेजेस में फाइनल ईयर में जो कोई भी कंपनीज आती है, वेदर इट इज टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, तो उनका फर्स्ट राउंड होता है एप्टीट्यूड। सो आवर जॉब वाज टू प्रिपेयर दैट स्टूडेंट फॉर एप्टीट्यूड डोमेन। सो जो मेरा डोमेन था, सो आई यूज्ड टू ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर एप्टीट्यूड। तो मैं इसी सो से कॉन्स, रिलेटेड वर्बल, समझ लूँ लॉजिकल। कि आप जैसे वो पढ़ा रहे थे, एंड लेटर ऑन आपने अपने आप को फिल्टर आउट किया, आपने अपने आप को पहचाना कि मैं कौन से चीज़ में बेस्ट हूँ और किस चीज़ से मेरा करियर सेट हो सकता है, एंड लेटर आप उसके बाद आप एमबीए के लिए गए। नाइस। तो ये क्योंकि वो पॉइंट पे ऐसा भी था ना कि ऑलरेडी 2 साल में मैं ट्रेनिंग में था। अब वहां से फिर से आईटी में वापस आना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता था, और अब आईटी में टू बी ऑनेस्ट उतना इंटरेस्ट भी नहीं था मुझे, कोडिंग एंड ऑल। मैं 7-8 घंटे बैठ के कोडिंग नहीं कर सकता यार, मतलब शायद ये जो हेड्स ऑफ टू द पर्सन दोज वर इन आईटी फील्ड अगेन, टू बी ऑनेस्ट कोडिंग वाज नॉट माय कप ऑफ टी, दैट्स व्हाई आई ड्रॉप दैट। उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जो बेस्ट ऑप्शन था कि आइदर गो फॉर एमबीए और गो फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस लाइक सम बैंक एग्जामिनेशन और रेलवे एग्जामिनेशन। लेकिन अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूं, सो आई ऑलवेज एम फॉर आर्म फोर्सेस, अगर वो नहीं तो फिर दूसरे किसी भी गवर्नमेंट इसमें नहीं जाना था, सो आई ड्रॉप दैट। लेकिन एप्टीट्यूड ऑलरेडी आता था, सो एमबीए वाज द बेस्ट ऑप्शन दैट आई थॉट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नाइस। एंड ये आपने एमबीए एनआईबीएम कॉलेज से किया है? हाँ जी। नाइस। नाइस। तो इसी से एक रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस आया है कि कैसा लगता है जब आपको आरबीआई गवर्नर के हाथों से आपको पीजी का आपका सर्टिफिकेट मिलता है? बेसिकली जब कॉलेज में 2021 में एडमिशन किया था, तो लिंक्डइन पे सीनियर्स वगैरह के पोस्ट देखता था कि एक मिनट, एक मिनट, जो भी। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ अटक गया था, एक बार इसको फिर से कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा। सो आकाश, मैंने सुना है कि जो भी वो कॉलेज का स्टूडेंट रहता है तो उसको जो पीजी की डिग्री है वो आरबीआई गवर्नर के हाथों से मिलती है, तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? यार वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है यार, क्योंकि जब कॉलेज में एडमिशन किए थे ना, तो जो भी सुपर सीनियर्स वगैरह थे उन लोगों की फोटोज देखते थे लिंक्डइन पे कि आरबीआई गवर्नर के साथ उन लोगों ने पोस्ट किया है करके। तो एक फैन बॉय टाइप मोमेंट भी बोल सकते हैं कि जो कॉलेज है ना, बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आरबीआई ओनली। सो हर साल ये होता है कि फॉर कन्वोकेशन आरबीआई गवर्नर आता है एंड ही विल गिव द डिग्री। So इस साल भी recently in the month of May, the convocation happened, and during the in on that day जो वॉक थी कॉलेज ग्राउंड से ऑडिटोरियम तक की, फिर उसके बाद वो डिग्री, अगेन इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर बेसिकली जो भी एनआईबीएम से पास आउट होगा उसके लिए, तो यही रहेगा कि लास्ट डे को चेरिश करना है करके। अगर मुझे भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता तो जरूर मैं वो एमबीए वहाँ से करता। नाइस। एंड आपका वहाँ का एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहूँगा एमबीए का, कि आपका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगेन एमबीए का एक्सपीरियंस मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, क्योंकि जो अभी मैं इस पोजीशन में हूँ ये बिकॉज ऑफ एमबीए ओनली। और एक एमबीए का ये भी एक रीजन है कि एक सही ट्रैक पे, अगर आप शायद लाइफ में अगर कुछ गलत डिसीजंस लिए होंगे एज फार एज करियर इज कंसर्न, अगर उसके बाद एमबीए चूज करते हो तो एक अपॉर्चुनिटी एक एमबीए देता है कि सही ट्रैक पे आने के लिए। एमबीए का एक्सपीरियंस ये था कि आधे से ज्यादा लोग तो ऑब्वियसली इंजीनियर ही थे उसमें, लेकिन जो बाकी लोग थे सब डाइवर्सिफाई बैकग्राउंड के थे यार। कुछ कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बीबीए, बीसीए, बीकॉम वाले मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स थे जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे थे कुछ सालों से। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सीए के अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन सीए के अटेम्प्ट्स शायद क्लियर नहीं हुए, इसलिए एमबीए ऑप्शन था। लेकिन इफ यू आर डूइंग एमबीए फ्रॉम गुड कॉलेज, यू विल गेट एक्सीलेंट पीपल, सब अपने अपने डोमेन में एक्सपर्ट है, और उनके साथ compete करना वो थोड़ा टफ होता है। नाइस। मतलब ऐसा भी होता है ना कि जैसा हमारा सराउंडिंग है, जैसे लोग हैं, वैसे हमारा थॉट प्रोसेस भी बनते जाता है उस चीज़ों में। एक इसी से मुझे एक बिल्कुल सवाल आया है कि जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन, कि इंजीनियर एमबीए क्यों करते हैं? यार, इंजीनियर्स के बाद ऑप्शन ही काफी कम होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, अभी कुछ साल से आईटी का फील्ड है, लेकिन यार एक बात बताओ, जो जो स्टूडेंट्स को कोडिंग नहीं आती है, अभी मैं जनरली 2 साल में स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया, मैं लगभग हर ब्रांचेस को पढ़ाया यार। फाइनल ईयर में अगर मैकेनिकल का बच्चे को अगर आईटी कंपनी में बैठने के लिए मिलेगा, तो ऑब्वियसली कोडिंग राउंड तो उससे क्लियर नहीं होगा। अब और
अगर उसको कोडिंग में ही जाना था तो उसने मैकेनिकल की ब्रांच नहीं लिया था यार। वो सोचता था कि कम से कम कोर मैकेनिकल की फील्ड से कोई कंपनीज आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में कोर कंपनीज नहीं आती है, इफ यू आर फ्रॉम एवरेज कॉलेज ओनली। तो जो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन बचता है, आइदर टू गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइक बैंकिंग एंड ऑल, और सम रेलवे एग्जामिनेशन, या फिर कुछ जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं दे दो चूज फॉर यूपीएससी एंड ऑल। लेकिन एमबीए ऑप्शन ये भी होता है कि जिसका ऑलरेडी करियर में कहीं ना कहीं वो मार खा चुका है, उसके बाद एक एमबीए एक ऐसा ऑप्शन था कि ठीक है यहाँ पे जाके एटलीस्ट यू विल गेट अ राइट ट्रैक। और एक मतलब ये वीडियो से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि एक मिथ है कि बहुत खर्चा होता है, मतलब एक मिथ है ना कि यार एमबीए करेगा तो बहुत खर्चा होगा, 10 लाख 12 लाख या 15 लाख जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इफ यू आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, इफ यू विल गेट टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज, सो बैंक्स में लोन इजीली मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप अच्छे कॉलेज से हैं तो प्लेसमेंट की एक अश्योरिटी रहती है कि इफ यू परफॉर्म गुड ऑब्वियसली विल गेट अ गुड प्लेसमेंट। तो फिर ठीक है यार, अपने पैसे लोन लो, अच्छा है, पढ़ाई करो, जॉब ले लो, फिर उसके बाद खुद लोन दे दो, क्या दिक्कत है इसमें। नाइस नाइस। एंड कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपके कॉलेज के हैं, दैट लाइक ग्रेजुएशन के, दैट यू वांट टू शेयर? यार एज फार इंजीनियरिंग इज कंसर्न, सो इंजीनियरिंग में ये तो है कि अभी का नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट 2015 से 19 में तो हम यही करते थे कि एग्जाम के एक दिन पहले या 1-2 दिन पहले रात में जागो और वीबीडी वगैरह से पढ़ाई करो और पास हो जाओ करके। रियल ये था, इंजीनियर्स। लेकिन रियली और जुगाड़ू इंजीनियर्स की बस बैक नहीं लगना चाहिए, बाकी तो हम पास तो हो ही जाएंगे करके। अभी का शायद सिनारियो चेंज हो गया होगा। लेकिन एक्सपीरियंस ऑफ इंजीनियरिंग, यार इंजीनियरिंग हैज गिवन मी, आई हैव अर्न पीपल यार, जो कुछ दोस्त है जो अभी भी टच में है, लेकिन अगर कभी भी किसी भी मतलब कॉल किया उनको कि भाई ये चाहिए, दे आर द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प। और ये होता है कि जो हमें इंजीनियरिंग में जो दोस्त मिलते हैं वो उसके बाद ना एमबीए में उस तरीके से दोस्त मिलेंगे ना जॉब में मिलेंगे। तो ये जो अपने भाई लोग हैं, ये साथ मतलब हमेशा रहने वाले हैं शायद। नाइस। एंड अभी कुछ टाइम पहले आपने एक बात बोली कि आपने 25,000 स्टूडेंट्स ओवरऑल, आई कैन से पूरे कंट्री से आपने पढ़ाया है। एंड उस इसमें आपने ये भी बोला कि मैंने खुद के कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यार जो जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें नियर अबाउट 25,000 स्टूडेंट्स, ये अच्छा एक्सपीरियंस था यार। स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस में दिक्कत होती थी क्योंकि 2019 में तुम खुद पास हुए हो, ठीक है, उसके बाद तुम मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा, तुम खुद में मतलब अगर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के अगर पूरे 120 बच्चे या 150 बच्चे हैं तो डिफिकल्ट होता है क्लास हैंडल करना। अगेन मुझे अभी भी फर्स्ट क्लास याद है कि बिफोर द क्लास आई वाज जस्ट शिवरिंग, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ वो हो जाता है। फिर द लास्ट क्लास दैट आई वाज हैंडलिंग इन अंधेरी कॉलेज यहाँ पे, वहाँ पे क्लास किया था। सो इन दैट क्लास देयर वाज नियर अबाउट 250 स्टूडेंट्स, और मैं मतलब अभी खुद को देखता हूँ कि जो फर्स्ट क्लास था मेरा, जहाँ पे क्लास के पहले मैं शिवर कर रहा था, और उसके बाद जो लास्ट क्लास था जहाँ पे ऑडिटोरियम में 250 बच्चे उन लोगों को पढ़ा रहा, वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है। वो था। लेकिन उसका जो मेमोरेबल एक्सपीरियंस है, जनरली मैं क्या करता था कि क्लास होने के बाद आई यूज टू टेक फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स की इफ दे आर स्पेंडिंग 3 आवर्स और 6 आवर्स विद देम, एटलीस्ट क्लास में उनको क्या समझ में आया। ठीक है, आज का क्लास उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन नेक्स्ट कुछ क्लासेस में जनरली ये टू वे इंटरेक्शन होता है, जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, कि हर वक्त अपन एज अ टीचर हम स्टूडेंट के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि तुम्हें 6 घंटे स्पेंड करना है। स्टूडेंट की तरफ से भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी कि यार सर ये मेथड में मजा नहीं आया, कल अगर आओगे ना शायद कुछ दूसरी तरीके से पढ़ाना तो शायद उसमें ज्यादा मजा आएगा। सो आई यूजुअली ट्राई टू टेक फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स, और वो इम्प्लीमेंट करता था। वो फीडबैक पढ़ने में मुझे ज्यादा मजा आता था कि ठीक है यार आज ये फीडबैक मिला है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो एक्सपीरियंस था। अगर कोई पर्सन अपने आप को इम्प्रूव कर रहा, रेगुलर इम्प्रूव कर रहा, रेगुलर अपने आप को देख के, देन डेफिनेटली वन डे विल रीच इन अ गुड पोजीशन और इन अ, आई कैन से, इन अ बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, राइट? हाँ, तो बस मैं यही चाहता था कि यार क्लास खत्म होने के बाद नहीं क्या, मतलब स्टूडेंट एटलीस्ट स्माइल करे, वो क्लास खत्म होने के बाद ये ना बोले कि सर यार 3 घंटे बर्बाद हो गए। क्योंकि ये जो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एप्टीट्यूड का कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज या टाइम एंड वर्क, यार अगर यूट्यूब पे वो बंदा डाल देंगे ना कि टाइम एंड वर्क, उसको वो वीडियो मिल जाएगा। उसको ऐसा कुछ नहीं कि वो क्लास में बैठ के ही वो सीखेगा, बाहर बैठ के नहीं सीख पाएगा। तो
मुझे कुछ इस तरीके से पढ़ाना है कि वो 3 घंटा बच्चा मेरे तरफ ध्यान दे करके। तो वो मैं हमेशा कोशिश करता था कि एटलीस्ट क्लास इंटरेस्टिंग रहे, जिसके चक्कर में, क्योंकि मोबाइल तो अभी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्लास में सभी के पास मोबाइल होता है, अगर तुम अच्छी से नहीं पढ़ाओगे तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट ध्यान नहीं देने वाला है। तो बस वही मेरी कोशिश रहती थी कि क्लास के बाद एटलीस्ट स्टूडेंट ये ना बोले कि सर क्लास मतलब मजा नहीं आया करके क्लास में पढ़ने में। यस यस, दैट इज इम्पोर्टेंट वन, कि आप जो पढ़ा रहे हो तो आगे वाले को उसका अंडरस्टैंडिंग हो रहा, वो सीख पा रहा, उससे इट्स वर्थ। तो डेफिनेटली वो टाइम देंगे अपना, अदरवाइज कोई टाइम नहीं देगा। बिल्कुल राइट बिल्कुल। राइट। एंड मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि जैसे कि आपने बताया कि आप 2019 से लेकर 2021 तक के आप एज अ मेंटोर भी थे, एंड दैट टाइम जैसे कोरोना का टाइम था, तो उस टाइम पे कुछ डिफिकल्टी फेस किया था आपने? जैसे ऑफलाइन पढ़ाना, आई थिंक इट्स आई कैन से ईजियर वन, क्योंकि हम सभी को देख सकते हैं या थोड़ा नर्वसनेस रहते हैं, बट वहाँ पे आपको कभी ऐसा दिक्कत गया क्या कि ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच करना है? हाँ, जैसे मार्च 2019 में एक मतलब ये आ गया था कि 20-21 दिन का लॉकडाउन है। उसके बाद एक ऐसी पॉज़ आ गया था कि चलो इसके बाद क्या? मतलब ये भी नहीं पता था ना कि इसके बाद कॉलेज रिज़्यूम हो गया, नहीं हो गया, अगर रिज़्यूम हो गए तो कब हो गए करके। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन था फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। ये डिफिकल्ट था स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि तब तक के स्टूडेंट ने जितना भी अभी ये आया, जो भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आए, ये कोविड के बाद ही इतना इसमें बूम आया। उसके पहले तो यही था कि चौक डस्टर लेके टीचर्स आते थे, क्लास में पढ़ाते थे, और हम भी उस तरीके से पढ़े, स्टूडेंट्स को भी वही आदत थी। लेकिन फिर उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन वो इजीली मैनेज हो गया, क्योंकि स्टूडेंट की तरफ से भी वो रिस्पॉन्स था। अगर क्लास में तुम उस तरीके से पढ़ाओगे जिससे एटलीस्ट स्टूडेंट्स व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से छोड़ के 2 घंटे अगर तुमको सुनेगा, तो ठीक ठाक उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब ये आंसर है मेरा। कूल। तो इस जो आपकी जर्नी, ये हम बोलेंगे कि 10th के बाद से जैसे आज जो पोजीशन पे हो एज अ डिप्यूटी मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, इस बीच में कभी आपको ऐसा फील हुआ डिमोटिवेटेड वन कि यार मैंने इतना पढ़ लिया, स्टिल मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता? कभी ऐसा फील आया आपको, डिमोटिवेशन? हाँ यार, ये था कि जब एसएसबी के अटेम्प्ट्स कंप्लीट हो रहे थे लेकिन क्लियर नहीं हो रहा था। कुछ अटेम्प्ट्स में कभी शायद एग्जाम्स क्लियर नहीं होती थी, किसी किसी अटेम्प्ट्स में फर्स्ट डे स्क्रीन आउट होता था, किसी इसमें कॉन्फ्रेंस आउट होता था। तो ये लगता था यार, बचपन से सोचे थे कि आर्मी में जाना है, डिफेंस ज्वाइन करना है करके, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। तब तब डिमोटिवेशन होता था कि अब इसके आगे क्या करेंगे, क्योंकि कॉलेज में ऑलरेडी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई नहीं किए थे। फिर नेक्स्ट था जब कोविड आया, तब कोविड में और एक था कि अभी तो टीचिंग करियर चूज कर लिया था, लेकिन फिर से कोविड आ गया। कोविड ने फिर से फुल स्टॉप लगा दिया। तो जो डिसीजन लिया, मतलब जितने भी डिसीजन ले रहा था ना, सब गलत हो रहे थे। तो वो एक पॉइंट था। फिर उसके बाद 2 साल बाद जब ट्रेनिंग में था, कि ये था कि यार, अपने साथ वाले बच्चे सब मतलब एक अच्छे अच्छे, कोई कोई टीसीएस में, कोई इन्फोसिस में, कोई एमएस करने जा रहा है। तो ये ट्रेनिंग करियर में ही एक 10 साल बाद कुछ बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगा क्या? तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे डिमोटिवेट इंसान हो ही जाता है। ओके। और एक चीज था कि कभी ये हो सकता है कि क्लास बहुत अच्छी नहीं गई, जो एक्सपेक्टेशन जब मैं मतलब पढ़ा रहा था, क्लास बहुत अच्छी नहीं गई, या फीडबैक जो स्टूडेंट से आना चाहिए वो नहीं आया। ये लगता था कि यार स्टूडेंट ने 6 घंटा स्पेंड किया आपके साथ में, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया। तो उस वक्त भी लगता था कि यार शायद मैं कुछ और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकता था, कुछ अलग तरीके से ये पढ़ा सकता था। तो ये भी एक पॉइंट था। मतलब काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं, लाइक उनको करियर में डिमोटिवेशन तो मिलता है, बट काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें फीडबैक राइट नहीं मिल रहा, वो भी स्टूडेंट्स की तरफ से, लाइक इफ़ समवन इज़ नॉट सेटिस्फाइंग फ्रॉम मी और लाइक कोई पर्सन से, तो उसके लिए भी आपको डिमोटिवेटेड फील हो रहा, तो हेड्स ऑफ यार, नाइस। एंड अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ कि ऐसा कब मोटिवेशन है कि नहीं मैं इसमें तो अपना करियर सेट कर ही लूँगा, लाइक एज ए डिप्यूटी मैनेजर मैं करियर सेट कर ही लूँगा, इसमें कब आपको मोटिवेशन है कि नहीं मैं एमबीए तो अब डेफिनेटली करना ही है? यार एप्टीट्यूड आता था, तो एमबीए के एग्जाम दिया, और एमबीए के एग्जाम में मतलब मैंने सीमेट का एग्जाम दिया, और सीमेट के एग्जाम में परसेंटाइल अच्छे आ गए। तो अगर वो मोमेंट पे अगर, तो ये लगा चल ठीक है, 2 साल अगर अपने ट्रेनिंग में दिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, और अगर उस वक्त सपोज अगर परसेंटाइल अच्छे नहीं मिलते और अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिलता, तो वो उस वक्त बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी आप लोगों ने स्पेंड किए और सेम डोमेन में। दिक्कत तब होती है अगर आप वो डोमेन में हो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, और उसमें अगर फेल हुए, तब तब ज्यादा दुख होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली परसेंटाइल अच्छे आ गए, कॉलेज अच्छा मिला, तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन था।
और वहीं से अपना एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड आ जाता है कि यस, मैं डेफिनेटली इसमें काफ़ी अपना अच्छा कर सकता हूँ, जा सकता हूँ. हाँ. ओके. एंड डू यू हैव एनी काइंड ऑफ मैसेज फॉर द अपकमिंग जनरेशन जो एमबीए करना चाहते हैं, या जो अभी भी अपने लाइफ में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें जाना का, लाइक पेरेंट्स तो चाहते हैं कि वो बच्चा अच्छा करे, तो वो क्या सजेस्ट करते हैं कि आप आईटी में जा सकते हो, या आप एक इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, बट व्हाट्स योर थॉट? फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन एमबीए, प्लीज ये मिथ निकाल दो कि एमबीए में बहुत पैसे लगेगा या इंजीनियरिंग के बाद एमबीए, ये डिसीजन अच्छा नहीं है. यार लोगों का छोड़ दो. तुम लोगों को क्या ठीक लगता है कि जो जॉब है उसमें अगर तुम सेटिस्फाइड हो ठीक है, लेकिन अगर एक करियर में एक लीप लेना है तो एमबीए इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल, बट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम विच कॉलेज यू आर डूइंग एमबीए. फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन कि करियर डिसीजन के बारे में, मुझे लगता है कि अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप उसमें वो उसमें एक्सेल नहीं कर पाओगे. इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू विल डू इंजीनियरिंग, इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट इन सीएस और आईटी में ही आप करियर बनाना, तो ही बनाओ. पीयर प्रेशर में आके कि दोस्त ने सीएस आईटी में ले लिया, अभी एक शायद बूम आया कि एआई एमएल एक न्यू ब्रांचेस वगैरह लॉन्च हुई है तो इसमें जाना है, तो प्लीज वो डिसीजन मत लो. नाइस कि अगर भाई. आपको इंटरेस्ट नहीं है एआई एमएल में तो बिल्कुल ही मत जाओ. नाइस. इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन मुझे आया है कि जैसे आपने बताया कि आपने टीचिंग किया या आप एनसीसी में थे, तो इसका हम आई कैन से कि आपको ओवरऑल एक एक्सपीरियंस तो आ ही गया होगा कि कल्चर कैसा होता है, एक पब्लिक स्पीकिंग कैसा होता है. बट आजकल मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ कि दे आर लाइक ज़्यादा करके थ्योरेटिकल नॉलेज की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है, या गेमिंग की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसमें नहीं करना चाहिए, बट व्हाट्स योर थॉट कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि कुछ जो एक्स्ट्रा स्किल्स है दैट शुड बी इन, जो एक पर्सन कहीं जॉब करने वाला है उसके अंदर वो होना चाहिए. सो व्हाट्स योर थॉट? यार मुझे ऐसा लगता है कि थियोरेटिकल नॉलेज, अगेन अगर आपको थियोरेटिकल नॉलेज है इट्स गुड ओनली, लेकिन जनरली ये होता है कि हम 2-3 दिन पहले भी, जो अभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी, अगर हम 2-3 दिन पहले भी अगर किताब ले लें और रात भर पढ़े तो एग्जाम तो पास हो ही जाता है. लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इन एनसीसी, तो जो स्किल्स मैंने वहां पे सीखा, फॉर एग्जांपल पेशेंस और डिसिप्लिन, ये मेरे करियर में मुझे काफी बाद में काम में है. क्योंकि टीचिंग में जो, फॉर एग्जांपल मैंने पेशेंस की बात की, अगर आपका टीचर पेशेंस नहीं है उसमें, सो वो डिफिकल्ट होता है. क्योंकि ट्रेनिंग में डिफिकल्ट क्या है कि पढ़ा तो सब लेंगे, बट इफ यू आर एबल टू मैनेज दैट सेट ऑफ स्टूडेंट्स तो क्लास आपकी फॉर श्योर अच्छी जाएगी. तो ये होता है. और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से ये होता है कि आपके बॉन्ड्स बनते हैं आपके पीयर्स के साथ में या आपके सीनियर्स के साथ में, आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये करियर में आपके काम आएगी आगे. नाइस नाइस. जो भी आपने चीज़ें बताई, जैसे आपने करियर, अपना करियर जर्नी शेयर किया, दैट विल डेफिनेटली मोटिवेट टू एवरीवन. बट लास्ट थिंग फ्रॉम माय साइड, डू यू वांट टू से थैंक्स, और किसी को आप कुछ बोलना चाहो, किसी का नाम आप मेंशन करना चाहते हो जिन्होंने आपको बहुत हेल्प किया आपकी करियर जर्नी में, आपके लाइफ में, सो यू कैन मेंशन देम. Again, my family members, and apart from my family members, the people that I met in my engineering colleges, क्योंकि ये लोग, ये मतलब अभी जहाँ पर भी हूँ मैं इनके बदौलत ही हूँ. Some of my friends like Akshay, Apurva, Ankit, निखिल, some of my college professors like प्रोफेसर सचिन सर, उसके अलावा बुरटकर मैम, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने हर वक्त मेरा हेल्प किया है. नाइस नाइस. थैंक यू आकाश फॉर शेयरिंग योर जर्नी स्टोरी, दैट विल डेफिनेटली मोटिवेट एवरीवन. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस. आपका एक एक लाइक, आपका एक एक शेयर मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं नंबर ऑफ स्ट्रीम से, यू कैन से, लोगों को पकड़ के लाता हूँ, लोगों को कैसे भी लेके आता हूँ, उनकी जर्नी स्टोरी यहाँ पे शेयर करवाता हूँ. और जर्नी स्टोरी हम शेयर इसलिए करते हैं कि जो भी उन्होंने लाइफ में डिफ़िकल्टी फेस की है, जो भी उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, उसे आप कैसे इजीली हैंडल कर सको, कैसे टैकल कर सको, यही हमारा मोटिव है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस. थैंक यू आकाश. थैंक यू अभिषेक, थैंक यू.